तो आप ये कह रहे हैं कि अभी जो मौजूदा चुनाव का रिजल्ट था वो सिर्फ एक पॉलिटिकल खेल जिसमें आम आदमी पार्टी सक्सेस हो गई, या फिर अगेन उसमें भी फिर कुछ वो दूसरा एलिमेंट था? क्योंकि ये सक्सेस बड़ी अजीब थी कि अचानक से आप कहीं नहीं हैं और अचानक से इतनी शानदार मेजॉरिटी के साथ आप आते हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता है, और फिर आप कहते हैं पैसे नहीं, वो दूसरा एंगल है। बट क्या वो सिर्फ पॉलिटिकल था या कुछ और भी? मैं पिछली इलेक्शन में तो नहीं कह सकता क्या था। देखो, उसमें कहना तो उन्होंने झूठे वादे किए थे, जो मैं महसूस करता हूँ उसमें कोई बहुत धार्मिक एंगल नहीं था। वो अलग बात है कि जो बाहर लोग बैठे थे जो खालिस्तान को प्रमोट करते हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी का इसलिए साथ दिया क्योंकि बहुत सारे खालिस्तानी जो थे तब इनके टच में थे और इनको फंडिंग कर रहे थे। लेकिन उस इम्पैक्ट का मेरे को नहीं लगता कि बहुत असर हुआ होगा इलेक्शन में। वो एक मॉरली तो हो सकता है कि उनका हाई हुआ हो कि हमारे पास पैसा भी आ गया, हमारे पास ये चंद लोग भी हैं, लेकिन वोट जो ट्रांसफ़र हुई है वो तो लोभ लालच के नाम पर, कि जैसे उन्होंने झूठे वादे किए थे उनके नाम पर हुई थी। लेकिन क्योंकि वो वादे तो पूरे होने नहीं है, वो तो झूठ बोलने की अरविंद केजरीवाल की कला है। अब वो अगली बार क्या करेगा? अगली बार वो सिखों की कोई चर्चा नहीं करेगा। इस बार वो दरबार साहब की फ़ोटो भी लगा रहे थे, अब वो सिखों की कोई चर्चा नहीं करेंगे। आप उससे समझ लें कि इतनी देर से प्रोफेसर देवेंद्र पाल भुल्लर का वादा करके आए थे कि हम उसको जेल से छोड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं दिल्ली जाते ही इसको ठीक कर दूंगा। अब उनकी बहन को मिलने तक तैयार नहीं है, उनकी वाइफ को मिलने तक तैयार नहीं है। तो उनको पता कि मुझे अगली बार सिख वोट नहीं लेनी, मुझे नहीं मिलनी है और मुझे लेनी भी नहीं है, इसलिए उसका ऑल्टरनेटिव तैयार कर रहे हैं इस इलेक्शन, अगली आने वाले इलेक्शन के लिए। पंजाब में मौजूदा गवर्नेंस पर आपका क्या आइडिया है? क्योंकि आते ही पहली बार जो है केंद्र से 50,000 करोड़ का पैकेज मांगा, और अभी पता लगा कि इस महीने तनख्वाह ही देने में 6 दिन की देर कर दी। 1 तारीख को आती है। सभी सरकारी एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है और सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए कि जीएसटी का जो रेजिम था, जो जिसमें इनको कंपनसेशन मिलता था स्टेट्स को, वो अब ख़त्म हुआ। पंजाब की गवर्नेंस, क्योंकि ये तो अभी आए, इससे पीछे कांग्रेस ने भी चला, सीएम भी बदले, गवर्नेंस की इतनी खस्ता हाल क्यों हुई? उसमें क्या बहुत सारी चीज़ों में ये जो फैंसी चीज़ें जो शामिल हो जाती हैं, मुफ्त वाली बात तो एक है, साथ में आप जो भी निर्णय लेते हैं वो लोक लुभावन लेते हैं। आपको लगता है कि नहीं, वोट 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 पॉलिटिक्स, यानी उसकी हेल्थ ठीक करने की बजाय आप दूसरे रास्तों पर चलते हैं। पंजाब या और कोई कारण आपको समझ में आता है? नहीं, इसमें एक नहीं, इसमें मल्टी फैक्टर्स हैं। पहली बात है कि जो लोग आए हैं वो सब नौसिखिए हैं, सब झूठ फ्रेब करके आए हैं। उनको ना तो उनको किसी ने काम के नाम के वोट दी, ना उनके एक्सपीरियंस के नाम की वोट दी, ना उनके विजन के नाम की वोट दी। उनको केवल एक झूठों के नाम पे वोट मिली। अब जब वो आ गए तो उनको इमीडिएटली अपने आप को आगे एक्सपेंड करना है। तो अरविंद केजरीवाल पंजाब को एक अपना देश में आगे जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, एक जंपिंग बोर्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वहाँ के रिसोर्सेज की पेपरों में ऐड, वहाँ के झूठे प्रचार करने, हमने नशा 3 दिन में ख़त्म कर दिया, सारी करप्शन हमने पंजाब में बंद कर दी, और उसकी करोड़ों रुपए की ऐड लगानी। अब देखिए, अब तक 200-250 करोड़ रुपए की ऐड पेपरों में लग चुकी है और टीवियों पे चल चुकी है, जबकि तनख्वाह देने को पैसे नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल का मॉडल बड़ा सिंपल है। उसने पिछले साल 2 लोगों को विदेश जाने के लिए, एक को 8 लाख, एक को 12 लाख रुपया लोन दिया, और उसकी एवज ऐड के रूप में उसने कई करोड़ों रुपए की ऐड, लाखों की भी नहीं करोड़ों रुपए की ऐड दी। मेरे ख्याल 42 करोड़ रुपए की लगभग ऐड थी। इसी तरह उसने 40,000 रुपये का एक पूसा से केमिकल खरीदा, जो खेत में डालने से पराली जलानी नहीं पड़ती, वो वहीं भस्म हो जाती है और वो काम आ जाती है। एक किसान के लिए खरीदा, और वो 40,000 रुपये के अगेंस्ट कुछ 42-43 करोड़ रुपए की उसने ऐड लगाई टीवी पे। तब हर टीवी पे ऐड चलती थी, हिंदी की ऐड पंजाबी में कन्वर्ट करके पंजाब के लोगों को दिखाई जाती थी। आज वो ख़त्म होगी बात, बस इतनी थी। तो जो पंजाब के हेलीकॉप्टर हैं, पंजाब का जो खर्चा है वो गुजरात में, हिमाचल में किया जा रहा है। तो नौसिखिए भी हैं, कोई प्लानिंग तो थी नहीं, झूठ बोलकर सब कुछ आए थे। वादे झूठे इतने कर दिए कि 20,000 करोड़ रुपए रेता से आ जाएगा, 50,000 करोड़ रुपए यहाँ से आ जाएगा, 40,000 करोड़ रुपए यहाँ से आ जाएगा। आना तो कहीं से नहीं था। अब जब सब सिटीजन सरकार बन गई तो केंद्र सरकार के दरवाजे आगे, जी हमें 50,000 करोड़ दे दो। तो भाई, अगर केंद्र से ही पैसे लेके आपने मुफ्त में गुलछरे उड़ाने हैं तो किसी को बना दो, आपको बना दो, आप भी ये काम कर दोगे। इसमें तो कोई पीएचडी नहीं है। आपको मान लीजिए अमेरिका भी कहे 5 लाख करोड़ रुपए तू पंजाब में जाके उड़ा दे, तो उड़ा दोगे। सबको कहोगे तेरी भी बिजली फ्री, सबको कहोगे तेरा ट्रैक्टर भी फ्री, तेरे को कहोगे सबको तेरी सड़क भी, तेरा कुछ भी पैसे नहीं लेने मैंने, भाई मेरे को राज का मौका दे दो। ये फार्मूले के साथ आए थे। आज पंजाब जो है डेट में और बढ़ गया, 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले चुके हैं। हालात इतने वर्स्ट होते जा रहे हैं। अब इनको किसी भी तरीके गुजरात और हिमाचल की इलेक्शन से पहले अपने आप को बस ये दिखाने की कोशिश करनी, पेपरों में ऐड दे के कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया। उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। पंजाब में भी लिकर स्कैम, सुखबीर बादल ने आरोप लगाया, 500 करोड़ रुपए खा गए। और दिल्ली में जो हुआ,
उसमें तो स्टेट एक्सचेकर को तो जो नुकसान हुआ उस 6,500 करोड़ का आइडिया है भारतीय जनता पार्टी का, उससे ज़्यादा भी होगा। अभी जो ईडी भी चल पड़ा है, सीबीआई का अपना, सबका अपना आकलन आएगा, कहाँ से कुछ मनी ट्रेल है निकलेगी। ये हुआ क्या है, आप इसको किस तरह से सारे मामले को देखते हैं? ये सिर्फ पैसे कमाने का खेल था, एक राजनीतिक भ्रष्टाचार, दूसरा कि समाज को उसके असल विषयों से भटका करके दूसरे विषयों पे ले जाना, ये मतलब इसके पीछे दोहरी चाल हो सकती है? यानी एक डेवलप होते समाज को आप भटका दीजिए, शराब इतनी बहा दीजिए, ये क्या था? देखो, जो आपने दूसरी बात की उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पक्का मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो पहली आपने बात की भ्रष्टाचार की, उसकी मुझे पूरी जानकारी, क्योंकि मैंने सारा केस के पीछे लगा हुआ हूँ। तो इन्होंने पैसा तो बहुत कमाया इसमें, और बड़ा सरल तरीका था, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रॉकेट साइंस है कि किसी को समझ में ना आए। पहले सरकार ठेके चलाती थी यहाँ पे, फिर इन्होंने सरकार ने अपने दोस्तों को ठेके दे दिए। तो जो अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को जब ये शराब के ठेके मिले तो सरकार को हज़ारों करोड़ का नुकसान हो गया, जो लाभ होता था पहले, और अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को लाभ हो गया। तो मैंने ये आंकड़ों के साथ बताया था कि किस तरह लगभग 2,000 करोड़ रुपया, 1,900 करोड़ रुपया तो केवल रिटेलरों ने कमाया इस काम में, और कितने 100 करोड़ रुपया होलसेलरों ने कमाया। वाइस वर्सा सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 2% से 12% इसका प्रॉफिट बढ़ा दिया गया होलसेलर का। जो 165% ड्यूटी थी शराब के ऊपर, उसको 1% कर दिया। 165% को 1%, उसका क्या फ़ायदा हो गया इनको? अब इनके पास शराब का, जिसके पास रिटेल का वेंड था, उसको केवल 1% ड्यूटी देनी पड़ती थी। तो जहाँ भी देश में ब्लैक शराब की हो रही थी, अब वो दिल्ली से जाती थी, क्योंकि दिल्ली से बाहर कहीं से भी आप शराब की बोतल लोगे तो उसके तो 160% 65% ड्यूटी के साथ लेनी होगी। दिल्ली में बिना ड्यूटी के मिल रही थी, लीगली मिल रही थी। तो ट्रकों के ट्रक भर भर के दिल्ली से शराब बाहर भी जानी शुरू होगी। तो इनका बड़ा लंबा ये तो पकड़ा गया। ये इनका जो पूरा नेक्सस इन्होंने क्रिएट किया था, और जो इन्होंने जिस तरीके से आसपास के स्टेट्स की जो है, आप ये हैरान होंगे कि उनका रेवेन्यू बिगाड़ देना था इन्होंने। सारे यूपी के रेस्टोरेंट में, यूपी के शराब के आसपास के ठेकों में यहाँ से दारू जानी शुरू हो गई थी, हरियाणा में यहाँ से जानी शुरू हो गई थी। तो इनका एक बहुत बड़ा प्लान था। ये अरविंद केजरीवाल वही अरविंद केजरीवाल है जो सत्ता में आने से पहले कहता था कि शराब का ठेका खुलना नहीं चाहिए, और खुलेगा तभी खुलेगा जब वहाँ के लेडीज़ ग्रुप जो हैं, विमेन लोग से जो है, वो जब तक एनओसी नहीं देंगे शराब का ठेका नहीं खुल सकता। तो अब जब सरकार कह रही थी कि एनसीडी की एनओसी होनी चाहिए, तो बोला जी देखो हमारे को शराब के ठेके नहीं खोलने दे रहे। एक आदमी जो स्कूल खोलने के नाम पे आया था, वो शराब के ठेके खोलने लग पड़ा। आप सोचिए कि कितना अंतर आ गया है। वो गाना था ना, कितना बदल गया इंसान, देख तेरे इंसान की कैसी हालत है, भगवान कितना बदल गया इंसान। ये कितना बदल गया इंसान। ये जो पैसे इनके दोस्तों ने कमाए, आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये एक तरीके से ब्लैक मनी पार्क करने का काम है? आप इसको आगे कहीं किसी दूसरे सब्जेक्ट में, आपने इलेक्शन में भी अलग अलग राज्यों में आप इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कुछ लगता है? नहीं लगता, क्या हुआ ही है जी। तो गोवा में पैसे ट्रांसफ़र हुए, ओखला में ऑफिस था उनका, गोवा में भी था, उस ओखला ऑफिस में पैसे आते थे, वहाँ से गोवा में ट्रांसफ़र किए जाते थे। पंजाब में पैसे जो जाते थे वो शराब के ठेकों से उठाए जाते थे बंडल के बंडल, और पंजाब इलेक्शन भेजे जाते थे। पंजाब में जितनी कैंपेन चली डिजिटल मीडिया की, सारे के सबको कैश दिया गया। जो गाड़ियाँ हायर की गई सब कैश किए गए, लोगों को हायर किया गया। तो ये सारा शराब का पैसे के साथ तो सारा कैंपेन चला, वो ब्लैक मनी के साथ। और अभी जो इनके खास मित्र हैं दिनेश अरोड़ा, जो कि सुनने में आया कि मनीष सिसोदिया जी के साथ पढ़ते रहे हैं, उनके खास दोस्त भी हैं, और हर जगह उनकी फ़ोटोज़ थी, बाद में उन्होंने डिलीट की वो फ़ोटो, हमने शेयर भी की थी बाद में। और वो दिनेश अरोड़ा जो हैं, वो अभी हवाले के पैसे लेने तो दुबई गए थे, और विजय नायर, ये दोनों दुबई में हवाले के पैसे लेने गए थे जब मैंने ये एक्सपोज़ किया। और फिर ये बहुत देर तक आए नहीं, 2 महीने तक छुप के रहे। जब यहाँ मुकदमा दर्ज हो गया, परिवार पे प्रेशर बना, तब इनको आना पड़ा। तो ये तो बहुत बड़ा एक स्कैंडल है पैसे के नाम पे। आपने स्कूल का भी अभी जिक्र किया। एक खबर अभी मैंने देखी कि 5 करोड़ में 12 कमरे स्कूल के बने। वैसे 33 लाख रुपए का मनोज जी ने भी बताया था, एक कमरा उतने में बना, और टॉयलेट्स तक को भी उसमें काउंट किया गया। ये आपकी बात सही है, जब शुरू में कहा था कि हम नए स्कूल बनाएंगे, पर नया स्कूल शायद एक भी नहीं बना, मेरी जानकारी है। और स्कूलों में कमरे बढ़ाने की जो कोशिश हुई, वो मतलब भयानक घोटाले की भेंट चढ़ गए। शिक्षा विभाग का एक अपना लेटर है जो PWD को गया था, जिसमें उन्होंने स्कूलों की बदहाली की चर्चा की थी, वो भी इन्हीं का है। और उसमें लिखा हुआ है कि एक स्कूल में तो पानी की टंकी नहीं है, शौचालय, तो बच्चों का क्या होगा इसका अंदाज़ा। एक स्कूल में अभी बच्ची के छत जो है सिर पे गिर गई, उसको बुरी चोट लगी। तो ये मतलब कहते कुछ है और पब्लिक उसको मान जाती है, पर असलियत जो है वो ज़रा पीछे रह जाती है। मुझे लगता है कि विपक्ष के नाते से कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग कहीं रह जाते हैं बताने में पीछे? नहीं,
हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, हम विपक्ष के नाते पीछे रह जाते हैं, लेकिन उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अरविंद केजरीवाल के पास जो सरकार का पैसा है वो सारा पैसा प्रचार में उजाड़ रहा है। अब देखिए, एक आदमी दिन में 100 बार ऐड देखता है, ये स्कूल भी ठीक हो गया, ये कॉलेज भी ठीक हो गया, ये हॉस्पिटल भी ठीक हो गया, तो वो आदमी सोचता है कहीं तो वही होगा। वो देखता हमारा हॉस्पिटल तो बड़ा गंदा है, कहता है यार हमारा नहीं ठीक हुआ, शायद जमुना पार वाला ठीक होगा। जमुना पार वाला देखता है यार हमारा तो बड़ा गंदा हॉस्पिटल है यार, कह रहा है यार टीवी पे आ रहा था यार हमारा नहीं ठीक होगा, शायद वेस्ट दिल्ली वाला ठीक हो गया होगा। तो हर कोई सोचता है कि यार हमारा नहीं ठीक हुआ होगा, शायद दूसरा हो गया होगा। तो विज्ञापन आपने दे रखे, एक आवरण है। तो विज्ञापन भी अखबारों में तो इस तरह से देते हैं, नीचे लिखा होता है एडिटोरियल, तो एडवर्टोरियल लिखा होता है बिल्कुल नीचे छोटी ज़मीन के, तो सारी खबरें इस तरह के बना रखी होती हैं कि अखबार भी कह रही है कि सब कुछ हुआ है। तो ये उनकी कला है। अरविंद केजरीवाल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। देखो, मैं एक बात हमें माननी होगी, जो अरविंद केजरीवाल जी की कला है उसको आप मना नहीं कर सकते। उस वाहद एक आदमी मैंने आज तक कला देखी है जो गंजे को कंघी बेचता है और ये कहकर बेचता है कि तेरे बाल कितने सुंदर हैं यार, ये तो कंघी ले, इस कंघी से और सुंदर हो जाएंगे। ये कला केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी। देखिए, इस बात की मैं उनको दाद देता हूँ, ये कला उनमें है। एजुकेशन मॉडल ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास है, लेकिन सच ही है। और ऐसे हेल्थ के बारे में भी कहा। नहीं, देखिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ जी, आप उनके 5-6 वर्ड आप याद रखिएगा। जो भी लोग जादूगर होते हैं, जो लोग सर्कस में काम करते हैं, जो लोग स्टेजों पे, उनके ना कुछ वर्ड रटे होते हैं। अरविंद केजरीवाल के 5-6 वर्ड आप याद रखिएगा, आपको हर भाषण में पता चल जाएगा। एक, कट्टर, तो कट्टर बाद आप एक वर्ल्ड क्लास, दूसरा वर्ड, एक देश में पहली बार, एक मैं गरीब था, मैं चाहता था, ये उनकी एक वर्ड। दूसरा, अपने साथ जोड़कर हर मिसाल, कि देखिए मेरे को फ़ोन आया था, देखिए मुझे मिल गया था। अब देखिए, अकेला मुख्यमंत्री है जिसको फ़ोन भी आते हैं लोगों के, ठीक है। ये किसी मीडिया को भी नहीं मिलता। मीडिया में भी अकेला आगे माइक रख कर बैठ जाता है, दीवार से बात करता है, लेकिन इनको फ़ोन आते हैं। ये 5-6 वर्ड उनके पक्के हैं। ये वो वर्ड हैं। और फिर बात करते करते जो आजकल वो भूल गए हैं, आज मैं उनको याद कराता हूँ, फिर शुरू कर देंगे। ये खांसना, तो एक आदमी सामने बैठा सोचता है यार बेचारा बीमार है, फिर भी बेचारा कर रहा है। तो ये उन्होंने 8-10 वर्ड, 8-10 अपनी एक्टिंग की नौटंकी, और एक बहुत भोला बनकर बात करनी। देखिए जी, हमें मार दीजिए जी, चाहे हमें आप मार भी दीजिए, हम फिर भी शिक्षा की बात करेंगे जी। आज शिक्षा के बिना देश को नहीं बचाया जा सकता जी। आजकल वो दिल्ली से देश की बात करना शुरू हो गए, जैसे देश के स्कूल उन्होंने ठीक किए थे। तो ये उन लोगों को भ्रम में डालना, लोगों के उनको माइंड गेम्स आती हैं खेलनी। तो इसमें अरविंद केजरीवाल के 100 के 100 नंबर हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ, हमें दिखता है। वही आपने जो कहा कि जमुना पार वाले को लगता है कि उधर वाला सही होगा, मेरे वाला खराब है तो कोई बात नहीं, और ऐसे उधर वाले को भी लगता है। मोहल्ला क्लिनिक भी अपने आप में बड़ा स्कैम था। सत्येंद्र जैन तो दूसरे मामले में भी जेल में है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दिल्ली में क्या हालत है, क्योंकि एक बात तो सच है कि ये ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जिसको ये वर्ल्ड क्लास तो कहते हैं, पर इनका अपने परिवारों में से या अपने लीडर्स में से कोई भी उसका फायदा नहीं उठाता। पर बनाया कहाँ है? हाँ, वही मेरा सवाल। देखिए, क्योंकि आप सवाल कहाँ से ले रहे हैं? आप भी टीवी के ऐड से सवाल ले रहे हैं। हेल्थ स्ट्रक्चर बनाया कहाँ है? उस हॉस्पिटल का नाम तो बताएं जो इन्होंने बनाया हो। भाई मान लीजिए साहेब सिंह वर्मा जी ने एक हॉस्पिटल बना दिया, मल्ला खुराना जी ने एक हॉस्पिटल बना दिया, शीला दीक्षित जी ने एक हॉस्पिटल बना दिया, अब उसमें जाके फोटो खिंचवाएं तो हेल्थ स्ट्रक्चर तो ना हुआ ना, उसको तो आप गालियां निकालते थे, वो तो था ही नहीं। इसका मतलब जिसको मोहल्ला क्लिनिक बताते हैं वो क्या है? वो डिस्पेंसरी थी। उसको एक इन्होंने देखा कि डिस्पेंसरी तो हर एक ने सुना हुआ है, एक नया नाम लेके आओ मोहल्ला क्लिनिक। तो मैं इनसे पूछे को बिठा के, भाई आप बताइए मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरी, ये 2 वर्ड लिख दिए। अब इसके नीचे आप लिखो कि मोहल्ला क्लिनिक में क्या अंतर है और डिस्पेंसरी में क्या अंतर है, बताओ। कहेंगे सर हम इस पे बात नहीं करेंगे। तो ये उनका एक मोडस ऑपरेंडी है। कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, कुत्ते भौंकते हैं। एक जगह जगह क्या किया, एक 50,000 रुपये का एक स्ट्रक्चर बनाया, टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर, और उसके अंदर बाहर बड़ी सुंदर अपनी फोटो लगाई और उसके ऊपर एक फ्लैक्स चिपकाया, मोहल्ला क्लिनिक लिखा, और उसके अंदर एक डॉक्टर सुबह आता है 10 बजे और 10:30 चले आता है, और वो उसने 4, 5, 7 जगह पे जाना होता है, 15-15 मिनट के लिए जाता है। वो जब फोटो खिंचानी थी खिंचा ली, उसके बाद वो बंद हो गया, डॉक्टर आना बंद हो गया, वहाँ कुत्ते बैठने लग पड़े। लेकिन उसकी एड वही रही जो 5 साल से चल रही थी। सो उसका मॉडल दिखाने का सारा पैसा आज दिल्ली के अंदर, मैं भी आज मानने को मजबूर हो गया कि कम से कम 15 साल में शीला दीक्षित ने फ्लाईओवर और सड़कें तो बनाई थी। आज दिल्ली के अंदर 8 साल से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। मुझे अरविंद केजरीवाल जी उस फ्लाईओवर का नाम बता दे जो अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया और ख़त्म किया, एक भी नहीं है।
सारे लोग जाम में खड़े हैं, लेकिन वो क्या दिखाएंगे, सारा पैसा जो है वो ऐड पे लगाएंगे और फिर कहेंगे मेरा बजट सरप्लस है। भाई दिल्ली देश का वाद सूबा है जो कुल 100 किलोमीटर के अंदर रेडियस के अंदर खत्म हो जाता है। इसके अंदर आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट केंद्र सरकार तनख्वाह देती है, हॉस्पिटल केंद्र सरकार चलाती है, पुलिस को सरकार केंद्र सरकार तनख्वाह देती है, कॉलेज सारे केंद्र सरकार चलाती है। तो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है नहीं, नहरें यहाँ पे है नहीं, बिजली के बिल किसानों को देने पड़ते हैं, माफ़ी है नहीं। तो ऐसे डिपार्टमेंट अनेकों है ही नहीं। और अगर वो काम भी करना है तो केवल 100 किलोमीटर के दायरे में, जो कि यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का गंगानगर पकड़ लो तो दिल्ली उसके 1/4 है, राजस्थान दिल्ली उत्तर प्रदेश का लखनऊ पकड़ लो तो दिल्ली उससे छोटी है। उनका एक एक स्टेट इतना बड़ा है और इसके पास बातें ही बातें हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजनेस दिल्ली में है, देश की राजधानी दिल्ली है तो सबसे ज़्यादा पैसा दिल्ली में है। तो ये तो सोने की खान के ऊपर एक बेईमान आदमी बैठा हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि शीला दीक्षित का आपने नाम लिया, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका जो आखिरी प्रचार का बजट था और इनका जो पहला बजट था उसमें लगभग 9 गुने का अंतर था, वो भी आपको ध्यान होगा। और आपने अभी फ्लाईओवर की भी चर्चा कर दी। शीला दीक्षित का 2000 मेरे ख्याल उनकी 3 में पहली सरकार बनी थी, 3 में नहीं सॉरी 1998 में, जितना 1998 में शीला दीक्षित का कुल बजट रहा होगा उतना आज केजरीवाल जी का खाली प्रचार का बजट है। ये अंतर है। और फ्लाईओवर की जब आपने चर्चा की, मुझे याद है आते ही इनका पहला डिसीजन था ये आईएसबीटी से आगे एलिवेटेड रोड को आईएसबीटी से सिग्नेचर तक जोड़ना था, एलिवेटेड से, उन्होंने कैंसिल किया था। और आज भी वहाँ बड़ा अच्छा जाम लगता है, लोग मतलब आधा घंटा, मैं खुद कई बार भुगतभोगी हूँ, आप भी रहे होंगे। गवर्नेंस को लेकर के इनका कोई आइडिया नहीं है। एक तो करप्शन हुआ, दूसरा दिल्ली कैपिटल जैसे आपने कहा बहुत छोटा शहर है, गवर्नेंस को लेकर कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ जुमले हैं, यही आप कह रहे हैं? नहीं, स्वाय झूठ, फ्रॉड, बेईमानी और एक झूठ को 100 बार बोलना है, ये फार्मूला। उसके लिए 100 बार बोलने के लिए क्या तरीका है भाई, देश के 25 बड़े चैनल हैं तो 25 बार तो वो झूठ बोलेंगे, उनके ऊपर आप ऐड चलाओगे। देश के 25 बड़े अखबार हैं तो 25 वो बोलेंगे, 50 तो पहले ही हो गए। उसके बाद जिस टीवी चैनल पे इंटरव्यू देनी है सब लीडरों को वही झूठ बोलना है। तो 100 बार झूठ बोलने का तरीका इन्होंने, जो लोग कहते थे, इन्होंने उसको पक्का अडॉप्ट कर लिया है। तो कोई गवर्नेंस नहीं है। फेल, जब मुख्यमंत्री फाइल पे साइन ही नहीं करता तो गवर्नेंस कैसी? थोड़ा मुश्किल सवाल होगा, पर आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं इन्फ्लुएंस में आ जाता है क्योंकि उसके पास बजट बहुत ज़्यादा है दिल्ली सरकार का? नहीं तो है ना भाई, इसमें गलत क्या है भाई? कोई भी मीडिया जो है, ये कोई नई बात तो नहीं है। हर मीडिया, चाहे वो कोई भी सरकार हो, जो उसका ऐड चलाना चाहेंगे वो चलाएंगे। लेकिन सरकारें कभी पहले झूठी ऐड चलवाती ही नहीं थी भाई। सरकार ये सोचती थी कि लोग जागरूक हैं, ये आदमी है। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि ऐड का बजट है, इसलिए जो वस्तु स्थिति दिल्ली की जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं आप और हम, वो दिखते नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया से, कहीं गायब रहती है। तो मैंने तो कहा है, कई बार टीवियों पे भी जाके कहा तो इन्फ्लुएंस की बात में कि आप लोग भी जिम्मेवार हैं। मैं तो खुद भी कहा। अभी मैं कल ही एक टीवी चैनल के बहुत बड़े एडिटर से बात कर रहा था तो वो जोर जोर से हंसने लग पड़ा। अरे मैंने कहा ये तो इसके लिए तो तुम ही जिम्मेवार हो। तो कह रहा है आप समझते हो कि टीवी चलाने के लिए हमें भी कुछ कर। तो मैंने कहा हम मानते हैं। अभी भाई एक बात समझिए, उसने तो पैसा उजाड़ना ही है ना। मैं ए चैनल का नाम नहीं देता, बी का नहीं देता। मान लीजिए ए से लेके और बी सी डी ई एफ नहीं पैसा लेते तो GHIJKL वाले ले लेंगे। तो भाई टीवी तो हर ऐड लेना चाहेगा, क्यों नहीं चाहेगा? या तो ये हो कि अगर वो नहीं लेंगे तो बाकी नहीं लेंगे। तो इसलिए जब ऐड बाजार में अवेलेबल है, वो आप नहीं लेंगे तो कोई और लेगा, तो सब लोग चलाते हैं। जब चलाते हैं तो उन पत्रकारों को भी वो ग्रुप में से बाहर निकाल देते हैं जो खबर खिलाफ लगाते हैं। अब हम सबको पता कि उनके फेवरेट पत्रकार कौन से हैं, वही टीवी पे खबर दे सकते हैं, ये भी हम सब जानते हैं। आम आदमी पार्टी का ये सिस्टम है कि अपने पत्रकार के माध्यम से ही खबर चलानी है। तो ये हैं बातें, अब इसको क्या कहें, सबको पता ही है। एक बड़ा सवाल ज़रा पूछता हूँ। आम आदमी पार्टी एक मूवमेंट, सोशल मूवमेंट शुरू हुआ था क्राइम के, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में। आज वो खुद उतने ही हैं, वो एक अलग बात है। बट ये मूवमेंट क्या सिर्फ स्वतः स्फूर्त एक सामाजिक संगठनों का, NGOs का अपना आंदोलन था जो भारत के समाज में वाकई बहुत एक अच्छा काम हुआ? सब कुछ सामाजिक संगठन खड़े हुए, उन्होंने मिलकर के राजनीति बदलने का सपना देखा और यहाँ तक चले आए कि आज वो खुद क्या कर रहे हैं उसकी सब बाद में? या ये ऐसे नहीं था? ये जो सब कुछ शुरू हुआ, इसके पीछे के तार भी कहीं और थे? क्योंकि हमें अच्छी तरह याद है इनके पास। देखिए ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्वाभाविक हुआ। हम लोगों को लगा ये स्वाभाविक हो रहा है। फोर्ड फाउंडेशन जैसी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं थी
जो भारत को कमज़ोर करने की सपना देखते थे, उनके पीछे भी कौन है? उनके पीछे को और है। एक बात आप समझ के चलिए, हमें बहुत साल लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ पर गोरे पहुँचे थे। अगर वो हमारे पे आके हमारे मुल्क में ही ईस्ट इंडिया कंपनी आके राज कर सकते हैं, व्यापार करने के नाम पर राज कर सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल की बस वही सोच है। मैंने बहुत टीवी चैनलों पे एक संक्षेप में कहा, अगर आप अरविंद केजरीवाल को स्टडी करना चाहते हो तो ईस्ट इंडिया का मॉडल स्टडी कर लो। बिल्कुल डैम वही मॉडल है। ये जब आपके घर में आते हैं ना, अमेरिका भी किसी के घर में जाता है तो पता क्या कहता है? लीबिया में गया तो बोला जी देखो वहाँ पे नर्क है, तुम्हें हम स्वर्ग देंगे। थोड़ी देर बाद उनको उजाड़ के, अच्छे भले उनको फ्री फीस मिलती थी, अच्छे घर थे, सब कुछ लीबिया बसा हुआ था, उजाड़ कर कहता सॉरी सर। इराक में गया, हम आपको आज़ादी दिलाएंगे, हम आपको वे सब स्वर्ग बना देंगे। आज इराक का हाल देख लो। अफगानिस्तान में भी यही कह के गया, हम आपको ऐसा बना के दे देंगे। ये इनका ये मॉडल है। ये फोर्ड फाउंडेशन की स्टडी का मॉडल है, जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर पैसा लगा रहे थे पीछे से। गॉड नोस कौन कौन और फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं बड़े डीप रूटेड लोग हैं, जिनको पता है कि ऐसा अस्थिर आदमी ही भारत को कमज़ोर कर सकता है। आने वाले देश में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है देश, और इतनी तेज़ी से जाएगा तो भारत देश दुनिया की अगर पहली व्यवस्था बन जाएगा, अर्थव्यवस्था का नाम पर आएगा, तो इसको तो कोई बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं है। हमें तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बताते हैं, हमें तो जादूगरों वाला मुल्क बताते हैं जो बीन बजाकर जादू करते हैं, तो हमें कौन बर्दाश्त करेगा। इसलिए बहुत सारी ताकतें इसके पीछे हैं और उनके हाथों में अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं। और वो क्यों ना खेलें? अरे भाई, उनको राज मिल रहा है तो क्यों ना खेलें। सिरसा साहब, एक अंतिम सवाल है बस। भारत विरोधी बहुत सारी ताकतें हैं जो भारत को अस्थिर करती हैं। सपोज एक खालिस्तान है, एक केजरीवाल नाम का एलिमेंट है, खालिस्तान के पीछे ISI है, एक क्रिश्चियन मिशनरी है, या और भी अलग अलग जगह पर, जैसे कुडनकुलम प्लांट के अगेंस्ट में बड़ा प्रोटेस्ट हो जाता है, या कश्मीर में कुछ इंटरनल हिजबुल या ये सब, क्या ये सब मिला जुला है या अलग अलग लोग फैक्टर काम कर रहे हैं? इनका कोई धागा जुड़ा नहीं हुआ, इन भारत को अस्थिर करने के पीछे? नहीं भाई, सब धागे जुड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि जुड़ा। मैं नहीं कह रहा कि पहले दिन जुड़ा होगा, लेकिन जब आपका मोटिव सेम होता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। तो जो भारत के दुश्मन है वो स्वाभाविक तौर पर दोस्त बनेंगे, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब मान लीजिए कोई जम्मू कश्मीर में अस्थिरता फैलाना चाहता है, दूसरा पंजाब में मिलाना चाहता है, तो दोनों स्वाभाविक तौर पर इकट्ठे हो जाएंगे, नेचुरल फोर्स बनेंगे, वो नेचुरल अलायंस बनेंगे। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उन्होंने काम अलग अलग शुरू किया हो, लेकिन जब मोटिव एक है वो तो उन्होंने इकट्ठे होना है। इसलिए जितने भी ऐसे लोग हैं, जितनी भी ऐसी ताकतें हों, वो कहीं ना कहीं जाके बाद में एकजुट हो जाती हैं। और उनके पीछे ऐसी फोर्ड फाउंडेशन के पीछे जो लोग हैं, जो ऐसे लोग पहले कभी अवार्ड दे के आदमी को प्रमोट करते हैं, ये बड़ी लंबी चौड़ी एक स्ट्रेटजिक मूव होती है। इस्लामी जिहाद भी इसी सिस्टम का हिस्सा है? देखिए, मैं नहीं कह सकता कौन कौन इसका हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक बात तो पक्का है, जो हमारा दुश्मन होगा वो इकट्ठा हो जाएगा। ये तो इसका एंड रिजल्ट तो ये पक्का है। ठीक है सिरसा साहब, आपने अच्छा वक्त दिया और बहुत बहुत धन्यवाद 5 जनवरी से इतनी गहन चर्चा के लिए। मुझे लगता है कि आपने जो बातें कही हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी समझ में आने वाली होंगी और शायद भविष्य की दिशा और दशा कुछ इससे तय हो पाए। और आपसे जल्द भेंट होने के इस वादे के साथ नमस्कार।